नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अपने परिवार टेक्निकल मास्टर अशोक बुडक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी मिलके आरसीडीएफ मतलब राजस्थान डेयरी फेडरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी ब्रांच जयपुर में है, मतलब जिसका हेड ऑफिस जयपुर में है, उसमें जो अभी मतलब वैकेंसी चल रही थी, जिसका एग्जाम फॉर्म में जनवरी में भरवाया गया था, उसकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की एग्जाम थी 16/8 को। ठीक है दोस्तों, इसमें पेपर में दो पार्ट थे, ए और ब। ए पार्ट था अपना इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का और ब पार्ट था राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके के 10 क्वेश्चन थे और अपना ए पार्ट है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, उसके थे दोस्तों 40 क्वेश्चन। प्रश्नों का मतलब जो समावेश था वो मतलब कुछ इजी था और कुछ हार्ड लेवल का था। देखा जाए, एनालिसिस किया जाए तो मतलब मीडियम स्तर का पेपर था। दोस्तों, अब आज अपन ने जो पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो जो परीक्षा में बैठे परीक्षार्थी थे उनकी मतलब स्मृति के आधार पर अपन ने प्रश्नों का कलेक्ट किया है। तो जो क्वेश्चन है पेपर में आए थे, मैं कोशिश करूंगा कि मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको बताऊं। तकरीबन मैं बताऊंगा दोस्तों आपको 37 या 38 क्वेश्चन का मतलब सॉल्यूशन। तो अपन देखते हैं, जैसे मैंने कलेक्ट किया है। वो पहला क्वेश्चन है, सेलों को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। दोस्तों, सेल जो होते हैं श्रेणी क्रम किसका, सेलों का श्रेणी क्रम जो होता है वो मतलब अपन आउटपुट वोल्टता को, किसको दोस्तों, आउटपुट वोल्टता को बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। फिर से देखना दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये था कि मतलब सेलों को श्रेणी क्रम में क्यों संयोजित करते हैं। तो सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजन करने का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि आउटपुट वोल्टता को बढ़ाने के लिए अपन सेलों को कौन से क्रम में संयोजित करते हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों जो कलेक्ट किया है वो मतलब है सेल से ही संबंधित है। जो सेल है उसके बारे में है। देखो, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या भरा होता है। तो देखो, लेड एसिड बैटरी में दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अपन क्या काम में लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा काम में लेते हैं दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल। दोबारा बोल रहा हूं दोस्तों क्वेश्चन, लेड एसिड जो बैटरी होती है, बैटरी किसे कहते हैं, सेलों का जो समूह होता है उसे अपन बैटरी कहते हैं। तो लेड एसिड जो बैटरी होती है उसमें अपना इलेक्ट्रोलाइट किसको काम में लेते हैं, H2SO4। ये अपना दूसरा क्वेश्चन था। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो था वो ओम के नियम से था। ओम के नियम में पूछा गया था कि भाई इनमें कौन सा जो संबंध नहीं है नहीं दोस्तों, पूछा गया था संबंध नहीं है। तो इसमें था क्वेश्चन था अपना, ओम के नियम के अनुसार कौन सा कथन गलत है। तीसरा क्वेश्चन जो है, तो इसमें ऑप्शन था I बराबर V गुणा R, V बटा R बराबर V अपॉन I और V बराबर I गुणा R। और इसमें जो एक था दोस्तों I बराबर था VR। तो देखो मतलब I बराबर क्या होता है, V अपॉन R, और R बराबर क्या होता है, V अपॉन I। V बराबर को क्या होता है दोस्तों, IR। ये तो अपने तीनों ओम के नियम में मतलब लागू होते हैं। लेकिन जो ये होता है ना, I बराबर क्या होता है दोस्तों, VR थोड़ी ना होता है, I बराबर होता है V अपॉन R। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन का मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया, VR। इसमें से अपने को गलत छांटना था, न कि सही छांटना था। तो दोस्तों ये अपना तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब अपने जो बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन था अपना टूल्स से मतलब जो अपने औजार होते हैं उससे क्वेश्चन था अपना। तो चौथा क्वेश्चन ये था कि पिंचर का उपयोग कहाँ किया जाता है। दोस्तों ये अपना टूल्स का है क्वेश्चन। तो पिंचर का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, पिंचर का उपयोग करते हैं अपने लकड़ी से कील निकालने के लिए। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, पिंचर का उपयोग। आई समझ में दोस्तों, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। चौथा क्वेश्चन ये था कि पिंचर का उपयोग कहां किया जाता है। तो दोस्तों पिंचर का उपयोग लकड़ी से कील निकालने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, पिंचर का उपयोग करते हैं। आई समझ में। अब देखो दोस्तों, पांचवा जो क्वेश्चन है
आरसीसी के दो पोलों के बीच की दूरी क्या होती है? आरसीसी के दोस्तों दो पोलों के बीच की दूरी क्या होती है? जैसे अपन इसका मतलब देखें तो इसकी दूरी होती है 67 मीटर। कितनी होती है दोस्तों? 67 मीटर। कितनी है? 67 मीटर। लेकिन जो अपने ऑप्शन में था दोस्तों, ऑप्शन में दे रखा था इसमें 60 टू 100 मीटर, बाकी से नीचे थे, मतलब 10 से 20, 30 से 40 ऐसे कुछ थे। तो इसमें मतलब इसका औसतन रेंज कहाँ रहा? इसमें था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 से 100 मीटर। दोस्तों दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, आरसीसी के दो पोलों के बीच की दूरी कितनी होती है? आरसीसी जो किसे बोलते हैं? जो अपने सीमेंटेड के पोल होते हैं ना, सीमेंट से बने, उसे बोलते हैं आरसीसी पोल। ठीक है, तो आरसीसी में कितनी होती है दोस्तों? 60 से 100 मीटर ऑप्शन में दे रखा था, जबकि एक्चुअल में कितनी होती है? 67 मीटर होती है। अब अपना अगला क्वेश्चन जो है वो वायरिंग से था। वायरिंग से ये था कि वह वायरिंग कौन सी है जो भवन निर्माण के साथ की जाती है? दोबारा बोल रहा हूं दोस्तों क्वेश्चन, वह वायरिंग कौन सी है जो भवन निर्माण के साथ की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। देखो दोस्तों क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, अपने का बस थोड़ा सा समझने का फेर था इनमें। क्वेश्चन मतलब नॉर्मली थे, ज्यादा टिपिकल नहीं थे, बस अपने को सोच समझ के आंसर दे रहा था। अब तक के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इजी आ रहे हैं। अब देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, छठवां क्वेश्चन, वह वायरिंग कौन सी है जो भवन निर्माण के साथ की जाती है? तो दोस्तों कौन सी वायरिंग है? इसमें ऑप्शन थे, क्लीट वायरिंग था। क्लीट वायरिंग तो दोस्तों अस्थायी वायरिंग होती है, और कंड्यूट सरफेस वायरिंग था एक ऑप्शन, और ऐसे कुछ थे। तो उसमें कौन सी वायरिंग अपना करेक्ट ऑप्शन है? कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। दोस्तों ये पेपर जो है स्मृति पे आधारित है, परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों के द्वारा इकट्ठे किए गए पेपर हैं, पेपर के क्वेश्चन है। तो मैं ये दावा नहीं करता कि भाई ये का ये क्वेश्चन था, लेकिन जहां तक है 95% मतलब सही चूज करके मैंने कलेक्ट किया है क्वेश्चनों का। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर की नेम प्लेट पर कौन सी शक्ति को, मतलब जो अपनी मोटर की नेम प्लेट होती है उसे आउटपुट में अपने को कौन सी शक्ति मिलती है, और जो आउटपुट शक्ति जो कहां से मिलती है? तो जो नेम प्लेट पे जो अपने लिखा होता है, जैसे डाटा लिखा होता है, भाई इसका इतना आरपीएम है, इतने वोल्टेज है, इतने फ्रीक्वेंसी है, तो उस पे जो लिखी होती है, जैसे मतलब ये हो गई 10 एचपी दोस्तों। तो ये क्या होती है? तो ये दोस्तों इसका मतलब इसका देखते हैं अपन, ये होती है सापट पर प्राप्त आउटपुट शक्ति। कौन सी होती है दोस्तों? सापट पर प्राप्त आउटपुट शक्ति होती है। वो मतलब जो नेम प्लेट पे लिखी होती है वो कैपेसिटी होती है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं क्वेश्चन दोस्तों, मोटर की नेम प्लेट पर प्रदर्शित शक्ति कौन सी होती है? तो जो उसकी सापट होती है उस पर जो उपलब्ध अपने को शक्ति मिलती है वो होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों अपना, ये क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर का क्वेश्चन था, आग बुझाने के लिए स्मूथरिंग का क्या आशय है? दोबारा बोल रहा हूं दोस्तों, आग बुझाने के लिए स्मूथरिंग का क्या आशय है? स्मूथरिंग दोस्तों वो होती है, जैसे आग कैसे लगती है? आग लगती है जैसे मतलब अपना कोई भी, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी में आग हो गई, और अपना जो देखो पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, इसमें आग लगती है। अपनी जो विद्युत की आग होती है जिसको अपन डी श्रेणी में रखते हैं, कई बार अपन देखो मतलब पिछली बार टेक्निकल हेल्पर में इसको सी श्रेणी में भी रखा गया था। तो जो अपना क्वेश्चन था, आग बुझाने के लिए स्मूथरिंग का क्या आशय है? तो दोस्तों स्मूथरिंग जो होती है वो ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है ना दोस्तों, क्या होती है? ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना दोस्तों क्या कहलाता है? स्मूथरिंग कहलाता है। आई समझ में? दोबारा देखो, आग बुझाने के लिए स्मूथरिंग का क्या आशय है? आग बुझाने के लिए स्मूथरिंग वो होती है जो अपनी ऑक्सीजन होती है उसकी सप्लाई को अपन क्या करते हैं? काटते हैं।
तो उसे अपन क्या बोलते हैं, स्मूथ रिंग बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शुद्ध साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है। शुद्ध साइन वेव का फॉर्म फैक्टर होता है दोस्तों 1.11। शुद्ध साइन वेव का फॉर्म फैक्टर होता है 1.11 है। दोबारा बोल रहा हूं दोस्तों, शुद्ध साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है। शुद्ध साइन वेव का फॉर्म फैक्टर दोस्तों कितना होता है, 1.11 होता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 10 नंबर का। 10 नंबर का अपना क्वेश्चन 10 सिंक्रोनस मोटर से। सिंक्रोनस मोटर को यदि अंडर एक्साइटेड होने पर पावर फैक्टर कौन सा होगा। दोस्तों यदि अपने मतलब इसको फुल एक्साइटेड के साथ कर देते हैं, मतलब जितना उत्तेजित होता है उस पे कर देते हैं, तो अपना होता है लीडिंग। कौन सा, लीडिंग। लेकिन इसमें क्या पूछा था, अंडर, मतलब अंडर का मतलब होता है दोस्तों नीचे, तो यदि मतलब एक्साइटेशन के नीचे भी अपन कर देते हैं तो कौन सा पावर फैक्टर होता है दोस्तों, लैगिंग। कौन सा होता है, लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर होता है दोस्तों। आई समझ में। अब अपन देखो बात करते हैं, दोबारा बोल रहा हूं दोस्तों, सिंक्रोनस जो मोटर होती है उसका एक्साइटेशन यदि कम है तो उसे मतलब कौन से पावर फैक्टर पे काम करेगी, वो लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगी। कौन से पे, लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करती है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का था। ट्रांसफार्मर को यदि डीसी दे दें तो क्या होगा। ट्रांसफार्मर को यदि डीसी सप्लाई दे दें तो क्या होगा। देखो दोस्तों, डीसी जो होती है उसमें मतलब बोलते हैं इंडक्टेंस का मान नहीं होता। इंडक्टेंस का मान नहीं होने के कारण इसमें क्या नहीं होता, मतलब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। इसकी वजह से क्या होगा, ये इंपीडेंस नहीं होने के कारण डीसी सप्लाई पे काम नहीं करेगा, और ज्यादा मतलब नहीं काम करेगा तो वाइंडिंग क्या हो जाएगी अंत में अपनी दोस्तों, मतलब जल जाएगी। दोबारा बोल रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन ट्रांसफार्मर को यदि डीसी सप्लाई दे दें तो क्या होगा। ट्रांसफार्मर को डीसी देने पर दोस्तों इसमें डीसी में क्या होता है, इंडक्टेंस नहीं होता है। इंडक्टेंस नहीं होने के कारण लास्ट में दोस्तों क्या हो जाएगी, अपनी जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है। अब अपना अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या होता है, क्या होती है। तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। प्रकाश ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को यदि अपने को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करवाना है तो दोस्तों क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यदि डीसी कंपाउंड मोटर में शंट वाइंडिंग ओपन हो जाए, कौन सी में दोस्तों, डीसी कंपाउंड मोटर में यदि शंट वाइंडिंग हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों डीसी यदि कंपाउंड मोटर में यदि शंट वाइंडिंग ओपन हो जाए तो दोस्तों अपन देखते हैं कि डीसी जो मोटर होती है वो सीरीज और शंट दोनों से मिलकर बनी होती है। तो यदि अपने शंट का मतलब ओपन हो गई, शंट की वाइंडिंग ओपन हो गई, तो पहले वो किसकी बातें काम करेगी, सीरीज की। किसकी बातें काम करेगी, सीरीज मोटर की बातें काम करेगी। और सीरीज मोटर की बातें काम करने पर इसको शंट वाला भी मतलब पावर मिल गई, तो इसकी गति क्या हो जाएगी, अत्यधिक बढ़ जाएगी। दोबारा देखो दोस्तों, यदि डीसी शंट कंपाउंड मोटर को यदि उसकी वाइंडिंग ओपन हो जाए तो उसमें क्या होता है, मतलब वो पहले सीरीज मोटर की बातें कार्य करेगी और लास्ट में क्या हो जाएगी, उसकी गति क्या हो जाएगी दोस्तों, बहुत अधिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन फिर टूल से आ गया। इसमें क्वेश्चन था कि ड्रिल मशीन का भाग नहीं है। क्या था क्वेश्चन दोस्तों, ड्रिल मशीन का भाग नहीं है। तो इसमें तो मैंड्रेल जो है वो ड्रिल मशीन का भाग नहीं था। अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की। 15 नंबर क्वेश्चन में यह था कि विद्युत में कौन से अग्निशामक यंत्र को काम में लेते हैं। तो विद्युत में कौन से अग्निशामक यंत्र को काम में लेंगे, CO2। दोबारा देखो, विद्युत में कौन से अग्निशामक यंत्र को काम में लेते हैं, तो दोस्तों अपन CO2 को काम में लेते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है अपना
किसी डीसी मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा। ये दोस्तों मैंने डीसी मशीन के जो नियम है वो मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में समझाया काफी अच्छी तरीके से। देखो उसमें से क्वेश्चन आया है, मतलब डीसी मोटर के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है। तो अंगूठा जो होता है दोस्तों वो किसको प्रदर्शित करता है, चालक की जो होता है ना, चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, अंगूठा जो होता है चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। दोबारा बोलता हूं, यदि किसी डीसी मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों अंगूठा जो होता है वो चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब अगला देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है, पावर की इकाई क्या है। तो आप सभी को पता है कि पावर की इकाई क्या होती है दोस्तों, वाट। क्या होती है, वाट होती है। इसके आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर ये था, ये अपना एक न्यूमेरिकल आ गया, इसको मतलब इजी न्यूमेरिकल था, ये अपना अल्टरनेटर से संबंधित था। मतलब इसमें पोल्स की संख्या दे रखी थी और घूर्णन गति जो दे रखी थी और अपने को पूछी थी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी थी। तो फ्रीक्वेंसी में होता है F बराबर पी एन अपॉन 120। इसमें P का मान दे रखा था दोस्तों 8 और N दे रखी थी इसमें 750 आरपीएम। ठीक है, तो P बराबर P 8 हो गया, तो P का मान कितना रख दिया मैंने 8 और N का मान कितना रख दिया 750। ठीक है, इसमें 750 और नीचे क्या है 120, बिंदु से बिंदु, 4 2 8 4 3 12 और ये हो गया 25 3 75, कितना हर्ज आया 50 हर्ज। कितना दोस्तों 50 हर्ज। तो इसमें यह था कि किसी अल्टरनेटर में पोल्स की संख्या कितनी थी अपनी 8 और घूर्णन गति कितनी थी 750 आरपीएम। तो इसमें अपने को फ्रीक्वेंसी का मान पूछा गया था, तो फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा दोस्तों 50 हर्ज। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, EST अतिरिक्त हाई टेंशन लाइन की वोल्टेज सीमा कितनी होती है। EST की वोल्टेज सीमा होती है दोस्तों 132 kVA। कितनी होती है 132 kVA। ELCB का मुख्य कार्य क्या होता है। ELCB वो होती है अपनी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या होती है दोस्तों, ELCB की फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो अपना वायर होता है वो ग्राउंड हो जाता है, मतलब ग्राउंड फॉल्ट हो जाता है, तो उसकी जो लीकेज करंट होती है उसको क्या करता है, ये मतलब जमीन में भेज देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ELCB का मुख्य कार्य क्या है, लीकेज जो करंट होती है या जो रेजिडुअल करंट होती है उसको क्या करता है, ये मतलब हटाता है, ये उसको हटाने के लिए अपने काम में लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है दोस्तों अपना है, ड्रिल मशीन XYZ गति पर चलती है, तो ये हो गया, इसका आंसर था रेडियल। कौन सा था, रेडियल। अगला क्वेश्चन जो है ट्रांसफार्मर से था, ट्रांसफार्मर को नो लोड परीक्षण कौन सी हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दोस्तों दोबारा क्वेश्चन सुनना, ट्रांसफार्मर से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसफार्मर को नो लोड परीक्षण के लिए, जो नो लोड परीक्षण करते हैं वो कौन सी हानि को ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों जो नो लोड होता है वो हमेशा जो होता है वो लो हानि को ज्ञात करने के लिए करते हैं। कौन सी हानि को ज्ञात करते हैं, लो हानि को ज्ञात करने के लिए। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूं, इसमें जैसे नो लोड हो गया और एक जो होता है अपना फुल लोड, उसको अपन क्या ज्ञात करते हैं, कॉपर लॉस को ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 ओम से कम मान के प्रतिरोध को किससे नापते हैं। दोबारा सुनना क्वेश्चन, 1 ओम से कम मान के प्रतिरोध को किससे मापते हैं। तो दोस्तों 1 ओम से कम मान के प्रतिरोध को डबल केल्विन ब्रिज की सहायता से अपन क्या करते हैं, मापते हैं। 1 ओम से जो कम होता है या जो सूक्ष्मतम मान के प्रतिरोध होते हैं उसको मापने के लिए अपन कौन सी मतलब यंत्र काम में लेते हैं, डबल केल्विन ब्रिज को काम में लेते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है,
आर्क लैंप कौन सी सप्लाई पर प्रयोग में ली जाती है? दोबारा सुनना दोस्तों, आर्क लैंप कौन सी सप्लाई पर प्रयोग में ली जाती है? तो जो दोस्तों आर्क लैंप जो होता है ना, वो हमेशा डीसी सप्लाई पे काम करता है। कौन सी सप्लाई पे? डीसी सप्लाई पे काम करता है। दोबारा सुनना दोस्तों क्वेश्चन, आर्क जो लैंप होता है वो कौन सी सप्लाई पे काम करता है? आर्क लैंप जो होता है वो हमेशा कौन सी सप्लाई पे काम करता है दोस्तों? डीसी सप्लाई पे काम करता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन जो है अपना केबल से है। केबल से क्वेश्चन ये था कि केबल के इंसुलेशन का गुण क्या होता है? तो जो केबल होती है वो एनटीसी होती है, मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एनटीसी होती है। जो केबल होती है उसका इंसुलेशन का जो गुण होता है वो किस प्रकार का होता है दोस्तों? अपना एनटीसी, मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसके आगे अपना क्वेश्चन था, मतलब दो जनरेटर समांतर क्रम में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो जनरेटर किसमें चल रहे हैं? समांतर क्रम में चल रहे हैं। यदि मतलब एक मोटर की भांति कब कार्य करेगा? क्वेश्चन ये था कि दो जनरेटर समांतर में चल रहे हैं। अब एक जो है कि अपने को मोटर की तरह काम करवाना है, तो वो काम कब करेगा? तो दोस्तों ये था भाई, यदि जनरेटर काम कर रहा है उसकी गति कम हो जाती है, तो वो किस पे काम करेगा? फिर मोटर की तरह काम करेगा। तो इसका आंसर ये था कि गति जो होती है ना वो कम हो जाती है, कम हो जाएगी, तब क्या करेगा? ये कम काम करेगा। ये किस प्रकार काम करेगा? ये मोटर की तरह काम करेगा। यदि दो अपन समांतर में चला रहे हैं, यदि एक गति कम हो गई तो ये किस तरह काम, मतलब ये किस गति कम हो गई तो ये किसकी तरह काम करेगा दोस्तों? मोटर की तरह कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन अपना एक न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल ये था कि इसमें रेजिस्टेंस दे रखा था और एक करंट दे रखी थी, और इसमें पूछा था कि मतलब जो है दो प्रतिरोध थे, एक का प्रतिरोध मान, एक में बहने वाली करंट का जो मान है वो क्या होगा? जैसे मैं बनाता हूं, ये मतलब एमीटर था, एमीटर, और यहां पे दोस्तों ये रजिस्टर लगा हुआ है, एक इसका मान है 20 ओम, और एक ये बीच में था, इसका मान दोस्तों 10 ओम। ठीक है, और जो करंट का मान आई थी वो कितनी थी अपनी? आई बराबर 1 एम्पियर। कितना था? आई बराबर 1 एम्पियर। तो इसमें से 20 ओम में से बहने वाली जो करंट का मान है वो क्या होगा? अब तो देखो दोस्तों, ये क्या है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? R1 गुणा R2 प्लस R1 प्लस R2, इसको काम में लेते हैं। तो R1 का मान कितना है? 20, सॉरी R1 का मान कितना है? 10, और R2 का मान कितना है? 20। दोनों को जोड़ते हैं कितना होता है? 30। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो 6.66 ओम। कितना दोस्तों? 6.66 ओम आता है। अब अपन निकालेंगे इसका वोल्टेज। तो वोल्टेज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? V बराबर क्या होता है? IR। तो V का मान कितना है? V तो ज्ञात करना है अपने को। I का मान कितना है? 1, और R का मान, टोटल R का मान कितना है? 6.66 ओम। कितना आ गया? 6.66। तो इसमें V का मान भी कितना आएगा? 6.66 वोल्ट। ये ओम है दोस्तों, और ये क्या है? वोल्टेज है। अब अपने को सर्किट का वोल्टेज मान पता चल गया, तो अपन अब क्या कर सकते हैं? करंट का मान निकालते हैं। तो करंट I बराबर क्या होता है? V/R। ठीक है, वोल्टेज का मान कितना है? 6.66, और R का मान कितना है? R का मान किस में पूछा है? 20 में, तो यहां लिख दूंगा मैं 20 ओम। ठीक है, अब इन दोनों को अपने यदि भाग देते हैं, 6.66 में 20 का भाग देते हैं, तो करंट का मान कितना आता है दोस्तों? 0.33 एम्पियर, या जिसको बोलते हैं 0.33 एम्पियर। ये क्वेश्चन था। अब अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वितरण ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? दोस्तों वितरण जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता होती है 50%। वितरण ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है दोस्तों? 50%। जबकि पावर ट्रांसफार्मर जो होती है उसकी होती है 98%। कितनी होती है दोस्तों? 98%। जबकि ऑप्शन में इसमें था 60 to 70%। इसका राइट आंसर क्या होता है? 60 से 70%।
दोस्तों फिर बोल रहा हूं, ये जो पेपर है अपना स्मृति पे आधारित है। जो परीक्षा में बैठे परीक्षार्थी थे उनसे कलेक्ट करके क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। मैं ये दावा नहीं करता कि सारे क्वेश्चन सही है, लेकिन जहां तक है ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और था दोस्तों, वो पूरा तो मेरे को पता नहीं है, उसमें था मतलब उसमें इसी तरह का सर्किट था और उसका मतलब उसमें यह था जैसे मतलब बैटरी लगी हुई थी, बैटरी लगी हुई थी, यहाँ ऐसे कुछ था, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस था और यहाँ भी रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे जो है बैटरी लगी हुई थी, ये शायद 100 ओम था, ये भी 100 ओम था, ये 10 वोल्ट था और ये भी 10 वोल्ट था, शायद ऐसे कुछ था। अब इसका ये कन्फर्म दोस्तों पता नहीं है, लेकिन इसका जो मान था वो राइट आंसर था, मतलब 0.1 और R1 करंट, R1 की जो करंट थी I1 उसका मान था 0.1 और I2 का जो मान पूछा था 0.2, ये राइट आंसर था। इस प्रकार अपन ने कुल 30 सवाल हल किए, ये पार्ट ए है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं पार्ट बी की, जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे, ज्यादा कलेक्ट नहीं कर पाया, बस 6 क्वेश्चन ही हैं। तो मतलब राजस्थान जीके का जो पार्ट था वो भी तकरीबन देखा जाए या अपने सोचे तो मतलब इजी था। जैसे पहला क्वेश्चन था कि जोधपुर की स्थापना किसने की, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं कि जोधपुर की स्थापना किसने की, राव जोधा ने। दूसरा क्वेश्चन ये था कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो पंजाब के साथ सीमा बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक है, तो वो दोस्तों कौन सा जिला है अपना, गंगानगर। कौन सा है, श्री गंगानगर। कौन सा है, श्री गंगानगर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था मेहरानगढ़ का किला कहाँ स्थित है। कौन सा क्वेश्चन था, मेहरानगढ़ का किला कहाँ है दोस्तों, जोधपुर में। कहाँ है, जोधपुर में। दोबारा बोल रहा हूँ, मेहरानगढ़ का किला, तीसरा क्वेश्चन था कि मेहरानगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो दोस्तों मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर में। एक जो चौथा क्वेश्चन था जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो राजस्थान में खुदाई या जो कालीबंगा है उसकी खुदाई कहाँ पर स्थित है, या जो खुदाई की गई थी वो किस जिले में है, तो ये इसका आंसर था हनुमानगढ़। किसमें, हनुमानगढ़ में की गई। इसके अवशेष कहाँ मिले हैं, मतलब हनुमानगढ़ में मिले हैं। अब पांचवा क्वेश्चन था गागरोन का किला किस नदी पर बसा हुआ है। गागरोन का किला किस नदी के संगम पर बसा हुआ है, तो इसका आंसर था काली सिंध। तो दे रखा था क्वेश्चन में सिंध और जो है एक था, इसका राइट आंसर था आहू नदी। कौन सा था, आहू नदी के संगम पे इसका बसा हुआ है अपना कौन सा, गागरोन का किला। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसके शिल्पकार कौन थे। इसके कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके शिल्पकार थे दोस्तों मंडल। कौन थे, मंडल। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने तकरीबन 35 या 36 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे फिर बोल रहा हूँ स्मृति पे आधारित हैं, जो वाह मैंने अच्छे से अच्छा क्वेश्चनों का कलेक्ट किया है। और दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगे या आप पहली बार अपने इस चैनल पे आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।